फिरोज शाह अपने प्रशासन के लिए भली भांति जाना जाता है। उसने कई सार्वजनिक निर्माण कार्य किए। उसने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए नदियों पर 50 बांध बनवाए थे, 40 मस्जिद, 30 कॉलेज, 30 तालाब, 100 अस्पताल और 100 सार्वजनिक गुसलखाने, 150 पुल तथा सजावट और आमोद प्रमोद के लिए कई भवन भी बनवाए थे। इसके अलावा उसने यमुना में उस जगह से जहां से यमुना पहाड़ों से अलग होती है, वहां एक नहर हांसी और हिसार तक बनवाई। ब्रिटिश सरकार ने इसका आंशिक रूप से जीर्णोद्धार किया। इस राज्य के इतिहासकार के अनुसार उस समय किसान खुशहाल थे, उनके मकान और फर्नीचर बहुत अच्छे थे और उनकी स्त्रियां सोने और चांदी के आभूषण पहनती थी। उस समय देश बड़ा संपन्न रहा होगा, क्योंकि इटली का एक यात्री मिलोडी कोटिंगे जो 1420 ईस्वी सन में भारत आया था, उसने गुजरात में जो कुछ देखा उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसके अनुसार गंगा नदी के किनारे सुंदर बाग और बगीचों के बीच कई नगर बसे हुए थे। मार्जिया पहुंचने से पूर्व उसने 4 प्रसिद्ध नगरों को पार किया। उसके अनुसार मार्जिया बहुत शक्तिशाली नगर था, जहां सोने चांदी तथा कीमती पत्थरों की भरमार थी। विशेष रूप से पहले के अनुसार कैम्बे एक बहुत ही बढ़िया नगर था। यह एक सुंदर प्रदेश में स्थित था, जहां फ्लोरेंस की भांति सभी राष्ट्रों के व्यापारी, शिल्पकार और निर्माता रहते थे। सीजर फ्रेडरिक ने गुजरात का ऐसा ही वर्णन किया है। इब्न बतूता के अनुसार, जिसने 15वीं शताब्दी के मध्य में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की, वह अराजकता और अत्याचारों का जमाना था। समय देश के अधिकांश भागों में विद्रोह हो रहे थे। उस समय देश में बहुत से बड़े बड़े घनी आबादी वाले नगर और कस्बे थे। उनके विवरणों से पता चलता है कि अराजकता फैलने से पूर्व देश की स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने देश को खुशहाली की दशा में पाया और वह हर असीम जनसंख्या तथा असंख्य शिल्पकार पाकर हैरान हुआ। वह परोपकारी राजा था और उसने बहुत से सार्वजनिक कार्य किए। शेर शाह, जिसने अस्थायी तौर पर मुगलों से गद्दी छीनी, वह अकबर को छोड़कर बाकी सभी मुसलमान बादशाहों में सबसे महान राजा था और बाबर की भांति उसने कई सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए। अकबर के परोपकारी प्रशासन से सभी भली भांति परिचित है, इसलिए उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। शाहजहां ने अपनी प्रजा पर एक राजा की भांति राज नहीं किया, बल्कि ऐसा राज किया जैसे पिता अपने परिवार पर करता है। उसके शासनकाल में देश काफी संपन्न रहा और पूरी तरह शांति रही। मराठा संप्रदायों में जो उत्तरकालीन मुगलों के समकालीन थे, उन लोगों की स्थिति के बारे में एक यात्री ने कहा है, मैंने मराठा प्रदेश में प्रवेश किया तो मैंने अपने आप को स्वर्ण युग की सादगी और खुशहाली में पाया, जहां प्रकृति अभी बदली नहीं थी और लड़ाई तथा गरीबी को कोई जानता भी नहीं था। जनता प्रसन्न, ओजस्वी तथा स्वस्थ थी। अतिथि का सत्कार करना सभी लोग अपना धर्म समझते थे। सभी द्वार खुले और मित्र, पड़ोसी तथा अजनबी जो कुछ भी वे चाहे ले सकते थे। इसी प्रकार टीपू के शासनकाल में दक्षिण भारत के लोगों की दशा के संबंध में एक इतिहासकार का कहना है, जब एक आदमी किसी अपरिचित देश से गुजरता है और यह देखता है कि वहाँ खेतीबाड़ी अच्छी होती है, आबादी घनी है और लोग मेहनती हैं, नगर नए नए हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, कस्बे बढ़ रहे हैं और हर चीज फल फूल रही है, अर्थात वहीं पर खुशहाली है, तो स्वाभाविक रूप से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वहां पर कोई जनता की हितैषी सरकार है। यह टीपू के अधीन प्रदेश की तस्वीर है। उसकी सरकार के बारे में यह हमारे विचार हैं।
टीपू के अधीन जो क्षेत्र था वहां पर हर जगह घनी आबादी थी और कृषि योग्य समस्त भूमि में खेती होती थी। उसकी सरकार कठोर और निरंकुश थी, लेकिन यह निरंकुशता एक ऐसे कठोर और योग्य शासक की थी जो जनता का विकास करता था और उसका दमन जो उसके भावी ऐश्वर्य की वृद्धि का माध्यम होता है, और वह आम तौर पर शत्रुओं पर ही अत्याचार करता है।